हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकालना। ठीक है, तो अगर आपने हमारे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो है वो 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम किसी भी द्विघात समीकरण के हल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी होगा कि द्विघात समीकरण के हल से आपको क्या लेना देना है। अगर हम देखें ax² प्लस bx प्लस c एक हमारा द्विघात समीकरण होता है और ये द्विघात समीकरण जो है वो चर राशि x में क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यानी कि हल करने का मतलब है कि उस x का मान बता दो जिसके लिए ये समीकरण जो है वो संतुष्ट होता है। ठीक है, संतुष्ट होने का मतलब है इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब x के जब हम हल निकालेंगे तो x के 2 हल आएंगे। ठीक है, क्यों 2 हल आएंगे? क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, और यही इस द्विघात समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। यानी कि जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वही द्विघात समीकरण के हल भी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है x² प्लस 5x माइनस में 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर आप यहाँ प्लस 6 भी कर सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आपको ये रखना है कि ये जो समीकरण है वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c के ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x के घटते घात के रूप में होना चाहिए। तो हमारा समीकरण बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब इसको हल करने का एक तरीका है, मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि यहाँ जो पहला पद है और ये अंतिम पद है, यानी कि x² वाला पद और जो अचर पद है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 6x²। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है उसमें करना ये है कि इसके 2 गुणनखंड करने हैं और ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर ये जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, इस 6x² के गुणनखंड में। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणनखंड करना पड़ेगा। अब देखो x² पाना है यानी x यहाँ भी होना चाहिए, x यहाँ भी होना चाहिए। यानी कि हमको सिर्फ 6 का गुणनखंड अगर निकाल लेते हैं तो उन दोनों को 2 भाग में बांटें कि जोड़ने पर क्या आ जाए, हमको 5x मिल जाए। तो 6 के गुणनखंड आप करोगे तो यहाँ 2 बार में 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 2 और 3 गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2x और यहाँ लिख देंगे 3x। अब देखो इसको जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, हमको 5x मिलेगा जो कि यहाँ दिया गया है। यानी कि x² प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को। ठीक है, ऊपर यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ से भी x निकाल लेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से 3 अगर कॉमन कर लें तो बचेगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे होगे इस वाले टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 2 कॉमन है। तो दोनों जगह से अगर हम x प्लस 2 निकाल लें तो बचेगा हमारे पास x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है, यहाँ 2 अलग अलग पद दिए गए हैं और दोनों का गुणनफल कितना है, 0 है। यानी कि ये निश्चित तौर पर दोनों अलग अलग 0 रहे होंगे या दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। ठीक है, तो हम अधिकतम पॉसिबल मान के चलेंगे कि x प्लस 2 की भी वैल्यू 0 रही होगी या फिर x प्लस 3 की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो ये तो हो गया वो तरीका जिसे हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो x के मान हैं यही हमारे दिए गए समीकरण के हल हैं। ठीक है, लेकिन हम जांच कैसे करें कि हाँ यही जो हमने निकाला है x की वैल्यू -2 और -3 यही हमारे दिए गए समीकरण की हल है। तो जांच करेंगे, तो जांच में आपको करना ये है कि इसी x की वैल्यू दिए गए समीकरण में रख देना है, द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण हमारा क्या था, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू -2 रख के देख लेते हैं। यहाँ -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे -2 प्लस में 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 बराबर 0। अब देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 -10 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। यानी कि
बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, यानी कि x बराबर -2 एक हमारे समीकरण का हल है। ठीक है, अब x बराबर -3 भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, धन में 5 गुणे -3 प्लस में 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा -15 प्लस 6 बराबर 0। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 ऋण 15 बराबर 0, और 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बराबर 0। ठीक है, यानी कि दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आया है, यानी कि x बराबर -3 भी हमारे दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। एक और हम उदाहरण ले सकते हैं। हमारे पास एक और उदाहरण है -3x प्लस एक्स स्क्वायर -10 बराबर 0। इसको भी क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसके हल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट भी आपको याद रखना है। फॉर्मेट आपका होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 का। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब नियम क्या है, हमको पहला पद और अचर पद यानी कि ax स्क्वायर और c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे ऋण 10 का, तो अभी ऋण चिन्ह छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 का निकालते हैं गुणनखंड। 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा, यानी गुणनखंड आ चुका है 2 और 5। और यहाँ जाहिर सी बात है x लगाएंगे, तभी तो देखो 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा 10x स्क्वायर। बट प्रोसेस ये है कि जोड़ने पर आना चाहिए ऋण 3। तो जाहिर सी बात है 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमको ऋण 3 लाना है, यानी कि 5 के पास क्या होगा, 5 के पास हमको माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि -5x और धन में 2x। तो देखो इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये आएगा ऋण 3x, और दोनों को वापस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और माइनस के साथ यानी कि -10x स्क्वायर, जो कि यहाँ दिया गया है। यानी कि हम लेके चलेंगे -5 और प्लस में 2x। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं x स्क्वायर ऋण में 5x प्लस में 2x ऋण में 10 बराबर 0। ऊपर से x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। दोनों जगह से आपको x माइनस 5 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 आया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x ऋण 5 की वैल्यू 0 रही होगी, या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 रही होगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ऋण 2। ठीक है, और देखो 2 मान भी आया है, क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट था, तो इसके 2 मूल होने ही होने थे, यानी कि 2 हल होने ही होने थे, जो कि 5 और ऋण 2 आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली 4.2 को हम हल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, 4.2 को मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।